नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज है 20 तारीख, फ्राइडे का दिन है। जनरली मैं हमारा ये वीकली वाला वीडियो जो है वो सैटरडे बनाता हूं, बट मैं आया हूं चेन्नई में। यहाँ पे एक टीआईए करके एक 2020 करके एक कॉन्फ्रेंस है, फिर आप इवेंट बोल सकते हो। यहाँ पे मैं आया हूँ और ये है सैटरडे को ही, और कल पूरा दिन मैं बिजी रहूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना वीडियो अभी बना लूं, जिससे अपना संडे का जो है ना वीडियो वो मिस नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में, सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि अभी लास्ट वीक में जो अभी गया वो वीक में हमने देखा कि एक दो दिन में मार्केट में अच्छी खासी पैनिक आए, बट कुछ सेक्टर्स अभी भी है ना वो ऐसे स्ट्रांग है जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर ये सेक्टर इतने स्ट्रांग है तो देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर के स्टॉक्स भी हम लोगों को बहुत अच्छे स्ट्रांग अभी मिलेंगे। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो भी शेयर कर रहा हूँ ये मेरा प्राइस एक्शन एनालिसिस है। कोई भी आप लोगों को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो सारी चीजें समझने के बाद अपने हिसाब से खुद अपना एनालिसिस करके अपना डिसीजन लेना। मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन के बेसिस पे सारी चीजें समझा रहा हूँ। तो देखो, अभी हम लोग ने देखा लास्ट वीक में मार्केट एक अच्छी शुरुआत हुई थी मार्केट में, बट मार्केट का जो एंड है ना वो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट वीक की शुरुआत के आसपास ही हुआ है। और हमने देखा कि गुरुवार को मार्केट में एक अच्छी खासी पैनिक आई। निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन था। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था। एंड उस दिन मैंने एक ट्वीट भी किया था उसके नेक्स्ट डे कि इतना तो एफआईएस की सेलिंग नहीं हुई जितना मार्केट में पैनिक हो गया। तो क्या ऐसा है कि सारे लोगों का सेंटिमेंट खराब हो रहा है? और मेरे ख्याल से वो दिन है ना, ऐसा कुछ हुआ था कि यूएस और ईरान के बीच में जो अपना कॉन्फ्लिक्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ रहा था। और ट्रम्प की तरफ से कुछ ऐसे ट्वीट्स आ रहे थे जो वॉर की तरफ इंडिकेशन कर रहे थे। एंड होपफुली वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी मैं 9:30 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ 20 तारीख के दिन में। अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। अगर सैटरडे को कुछ आएगा तो हम लोग देखेंगे। वैसे आज एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही पॉजिटिव न्यूज़ आई। अगर आपको याद होगा तो यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रम्प के टैरिफ के ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाले थे कि ये लीगल है या इनलीगल है, ये सही है या गलत है। तो उसके ऊपर फाइनली डिसीजन आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रम्प भाई ने जो भी डिसीजन लिए है वो टैरिफ के लिए राइट नहीं है। तो मेरे ख्याल से 150 बिलियन डॉलर का कुछ वापस से टैरिफ रीपे करना पड़ेगा ट्रम्प यूएस गवर्नमेंट को बेसिकली। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और हमने बेसिकली हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है उसमें हमने ऑलरेडी, जब ये टैरिफ का हमारा 18% पे आ गया था तभी हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी भी थी। और वो टाइम पे मैंने आप लोगों को अवंती फीड्स के बारे में भी बोला था। उसने भी अभी तक तो अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो चलो, जाते हैं हमारे चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि भाई मार्केट में क्या है और आगे क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी का आप लोग जो देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। और जनरली जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करता है या कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडाइसिस ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करता है ना, तो वो जनरली स्ट्रांग ही होता है। और मैंने हमारे ये चीज को लेकर, मतलब मेरा क्या व्यू है 2026 में क्या हो सकता है, 2026 में कौन से सेक्टर अच्छे रहेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए एक लाइव वेबिनार रखा है 1 मार्च को। तो अगर आप लोगों को उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली एक गूगल फॉर्म की लिंक है। आप वहाँ पे जाके अपनी डिटेल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। एंड सारे लोगों को हमारे तरफ से ईमेल पहुंच गया होगा। तो भाई आप लोगों ने अगर ईमेल चेक नहीं किया है तो आप ईमेल को चेक कर लो। और स्पैम भी चेक कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको वो वेबिनार की लिंक नहीं मिली है ना, तो नीचे मैंने जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप कॉल करके आपकी लिंक ले सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद। एंड हाँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वापस से रजिस्ट्रेशन मत करो, आपको डेफिनेटली लिंक मिल जाएगी। तो अगर वो वेबिनार में भी आपको ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है।
यही एक स्ट्रेंथ है। और मंथली टाइम फ्रेम में तो खैर मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था। अभी आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से जब तक मार्केट अपना ये जो लेवल है विच इज़ 23,400, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। 24,400 से लेके 23,300 का जो लेवल है, ये लेवल जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है, मेरे हिसाब से देर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे इसके नीचे जाएगा। ये एक स्विंग लो है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा, 24,300 आप समझ सकते हो, तब तक मैं ऐसा मानूंगा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट का ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव रहने वाला है। वैसे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख के कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी आपको बता दूं कि जब हमारा टैरिफ की न्यूज़ हमारे लिए अच्छी पॉजिटिव, जो हमारा 18% हो गया था, उस दिन ये गैप अप हुआ था। और वो गैप ऑलरेडी हम लोग वो गैप के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बट ये गैप फिल हो जाएगा 25,100 के आसपास। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 24,300 से लेके 24,600 और 400 का एरिया। अभी अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, ये सारे सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी। और ये आप लोगों ने पहले भी देखा था, और मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 महीने से ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग ही है। वैसे एल एन टी फाइनेंस, ए बी कैपिटल, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मुथूट फाइनेंस हो गया, बहुत सारे फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं जो बहुत टाइम से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंकिंग का चार्ट तो मेरे हिसाब से ठीक है। बैंक निफ्टी वैसे 57,600 विल बी द बिगर सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, जहाँ पे ऑलरेडी एक बार बैंक निफ्टी आके गया भी है। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी अगर आप अगर हम सेक्टर्स की बात करें कि भाई सारे सेक्टर्स में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अभी भी स्ट्रांग है, लास्ट वीक कौन से सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया, तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है वो है निफ्टी वेव्स। मेरे ख्याल से इसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग और ऐसी सारी स्टॉक्स है। फिर निफ्टी इंटरनेट, उसके बाद मीडिया, ये सारे सेक्टर्स ने बहुत खराब परफॉर्म किया है। इवन कैपिटल मार्केट में भी थोड़ा सा सेलिंग आया है बिकॉज ऑफ द आरबीआई न्यूज़। और अगर हम लोग लास्ट वीक में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें, तो वो है पीएसयू बैंक, सीपीएसई, एनर्जी और पीएससी। अब आप देखो यहाँ पे पीएसयू बैंक बहुत टाइम से कंटिन्यूअसली एक विनर है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। और अभी सीपीएसई इंडेक्स भी वो कैटेगरी में आ गया है। एक बार हम लोग मंथली में देखते हैं, तो सबसे खराब तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर ने परफॉर्म किया है। फिर मिड एंड स्मॉल आईटी टेलीकॉम है, फिर डिजिटल है, फिर इंटरनेट है। और सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे भी मंथली में सीपीएसई, एनर्जी और पीएसयू बैंक और पीएससी। तो अगर आप देखोगे ना, तो वीकली का और मंथली का डेटा ऑलमोस्ट सेम हम लोगों को चीज़ें बता रहा है। तो ये था हमारा सेक्टर एनालिसिस। अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईएस ने मंडे को भी बाइंग हुआ था, मतलब कंटिन्यूसली बाइंग, मंडे को सॉरी सेलिंग हुआ था, फिर 2 दिन उनकी बाइंग हुई थी। और जब सबसे ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुई थी तभी एफआईएस की सेलिंग बहुत कम थी। इनफैक्ट वो दिन पे डीआईएस ने भी सेलिंग किया था। और फ्राइडे को भी एफआईएस की सेलिंग हुई थी। तो आप बोल सकते हो कि 3 दिन उन्होंने सेलिंग की है, 2 दिन बाइंग की है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एफआईएस के जो नंबर पहले सेलिंग वाले आते थे, अभी थोड़े से उसमें चेंजेस आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अगर एफआईएस के नंबर अभी कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेंगे, तो दैट विल बी गुड फॉर आवर मार्केट। डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो 97.68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ गया है, 14.36 के आसपास है। अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें, तो ये भी बढ़ गया है, $66.30 के आसपास है। और क्रूड ऑयल का है ना, मेरे ख्याल से जो ईरान का जो इशू चल रहा है उसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ा सा राइज आया है। यूएसडी आईएनआर बहुत टाइम से एक मतलब 2-3 हफ्ते से आफ्टर दैट टैरिफ हमारे तरफ जो अच्छा न्यूज़ आया था वो 18% वाला, उसके बाद से 90.70, 90.70, 80 वही रेंज में चल रहा है। तो ये था हमारा पूरा मार्केट का एनालिसिस। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्केट क्या लग रहा है, कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया। अभी हम क्या करते हैं ना,
एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट भी देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, ये है निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट। और इसने वैसे यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया था दिसंबर 2023 में, बट उसके बाद वापस से जब मार्केट में करेक्शन आया था तब ये भी नीचे आया था। एंड अगेन आप यहाँ पे देखो, अभी मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सेक्टर है आफ्टर द फाइनेंशियल जो ऑल टाइम हाई पे बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा है। इवन मेटल भी बहुत स्ट्रांग है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अब ये एक सेक्टर है पीएसयू बैंक जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर राइट नाउ। और दूसरा सेक्टर में अगर आपको बताऊं तो वो है निफ्टी सीपीएसई। और अगर आप ये सेक्टर को भी देखोगे ना, तो आप देखो, मैं मेरा एक कॉन्सेप्ट है फ्रेश ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग स्टॉक। आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर कोई स्टॉक बहुत ही टाइम के बाद कोई स्टॉक या सेक्टर अपना बहुत साल पुराना ब्रेकआउट करता है, तो ये लेवल को मैं फ्रेश ब्रेकआउट बोलता हूँ। और अगर वो ऊपर जाने के बाद कंटिन्यूसली अपनी रैली करता है, तो ये वाले जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, इसको मैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स बोलता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे, इसने फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे किया था इन द ईयर ऑफ 2023, 2800 के आसपास। उसके बाद ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली दी। इनफैक्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि इसने नॉन स्टॉप रैली दी। अब ये स्टॉक ने आई मीन ये इंडेक्स ने यहाँ पे एक हॉल्ट लिया था, फिर करेक्शन आया था। अब देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं वीकली टाइम फ्रेम का लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये इंडेक्स इतना करेक्शन करने के बाद, लेट मी चेक इसने करेक्शन कितना किया था। ऑलमोस्ट 31% का करेक्शन करने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसने प्रॉपर यहाँ पे एक बेस बनाया और यहाँ पे भी उसने ब्रेकआउट दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड सेक्टर। जनरली हम लोग वीकली वाले वीडियो में सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर सेक्टर ही इतना स्ट्रांग है तो सोचो उसके अंदर के स्टॉक्स कितने स्ट्रांग हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था, वो यूएस टैरिफ हमारे लिए जब अच्छे तरीके से अनाउंस हो गया था, तब मैंने आपको बताया था कि एक बार ये देखो कि उसके वजह से किस स्टॉक को फायदा हो रहा है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वाले स्टॉक है उसको। और उसके बाद चार्ट देखो सबके, और उसमें ये देखो कि किस में अच्छा सेटअप बन रहा है। तो वहां पे वो अवंती फीड्स में बन रहा था, पर अभी यहाँ पे ये सीपीएसई इंडेक्स है। सीपीएसई इंडेक्स में अच्छा ब्रेकआउट आया है। पीएसयू बैंक इंडेक्स बहुत स्ट्रांग है। तो हमें जाके देखना है कि उसके अंदर कौन से स्टॉक स्ट्रांग है जिसकी वजह से हम लोगों को फायदा होगा। अब आते हैं हम हमारे स्टॉक्स के ऊपर। मैं क्या करता हूँ ना, मैं आप लोगों को पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स अभी बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। जनरली मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को फॉलो करता हूँ और रिवर्सल ब्रेकआउट्स को। ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, रिवर्सल और मल्टी ईयर ब्रेकआउट में। तो पहले मैं आप लोगों को पीएसयू बैंक के बता देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये है बैंक ऑफ इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब आप यहाँ पे देखो, ये बैंक ऑफ इंडिया का टॉप बना था 2010 में। 2010 के बाद बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। एक बार के लिए मैं वॉल्यूम थोड़ा हाइड कर देता हूं जिससे मैं आप लोगों को प्राइस पे फोकस करा सकूं। अब आप यहाँ पे देखो, बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था 2017 में, फिर वापस से ये कोविड के लो के आसपास का था। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बनाया है। और अभी ये महीने में फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया ने एक अच्छा, इनफैक्ट उसने तो लास्ट महीने में भी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और ये महीने में भी वो स्ट्रांग ही है। तो ये एक स्टॉक है जो अभी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका अगर आप रिस्क बोलोगे, तो ये स्टॉक ने अगर वापस से 136 लेवल या फिर 140 लेवल ब्रेक कर दिया तो खराब हो जाएगा। अगर आपको इसकी अपसाइड कैलकुलेट करनी है, तो देखो, एक कप एंड हैंडल तो होता है जो ऑल टाइम हाई पे कप एंड हैंडल होता है। बट अगर आप ये कप एंड हैंडल का भी रेंज कैलकुलेशन करते हो और ब्रेकआउट के बाद इसको ऊपर लगा देते हो, तो आपको इसकी अपसाइड मिलेगी विच इज़ 283। और इसमें एक रेजिस्टेंस भी है 216 का। और आप एक चीज़ देखना, 283 एक रेजिस्टेंस तो है एज पर द कप एंड हैंडल पैटर्न। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 305 पे और एक रेजिस्टेंस भी था जो ये स्टॉक में हम लोगों को आ रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका एनालिसिस राइट है, तो आपका जो रेंज कैलकुलेशन का टारगेट है वो आपके रेजिस्टेंस के आसपास ही बनेगा। तो पीएसयू बैंक में ये एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा एक स्टॉक जो है वो है कैनेरा बैंक। अभी देखो, बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखाया वो रिवर्सल ब्रेकआउट का था।
और कैनेरा बैंक का जो मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी रखता है। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कैनेरा बैंक डिस्कस भी किया था 4 महीने पहले। एंड अभी वैसे कैनेरा बैंक का आप लोग जो चार्ट देख रहे हो वो मंथली टाइम फ्रेम का है। तभी ये 129 के आसपास था और अभी ये 154 के आसपास है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, बैंक ऑफ इंडिया का भी जो हाई बना था वो 2010 में बना था और कैनेरा बैंक का भी हाई 2010 में ही बना है। अगर आप देखोगे ना तो वो 164.30 है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर ये ब्रेक होता है, अभी आप इसमें अलर्ट लगा सकते हो, मैं भी आपके सामने लगा देता हूँ, 164 का अलर्ट लगा देते हैं। जैसे ये ब्रेक करेगा दैट विल बी द गुड प्राइस टू वॉच। आप कैनरा बैंक में फिर ध्यान दे सकते हो। और अभी अगर किसी कंडीशन में वो 130 के आसपास आता है तो भी अच्छी बात है। बट इसमें अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, हम लोग ध्यान रख सकते हैं। और एक स्टॉक जो अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हो, यूनियन बैंक। अब देखो, यूनियन बैंक का एग्जाम्पल और बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे वापस से वही चीज़ है। अक्टूबर 2010 में यूनियन बैंक का हाई बना था और आप सोचो, बैंक ऑफ इंडिया का हाई भी 2010, यूनियन बैंक का हाई भी 2010, कैनरा बैंक का हाई भी 2010। पर अभी यहाँ पे क्या है, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक का सेटअप है रिवर्सल ब्रेकआउट का, कैनरा बैंक का सेटअप बन रहा है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए, ये डिफरेंस है ये तीनों के सेटअप में। तो ये थे पीएसयू बैंक के सारे सेटअप जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे फ्रेश ब्रेकआउट की कैटेगरी में है। अब आप यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग में ये इंडियन बैंक स्ट्रांग है, करूर वैश्य स्ट्रांग है, सीयूबी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट किया था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, फेडरल बैंक स्ट्रांग है। खैर अभी एबी कैपिटल और ये सारे स्टॉक पीएसयू बैंक के नहीं है, बट ये सारे फाइनेंशियल के स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इनफैक्ट अगर आप आरबीएल बैंक को भी देखोगे, ये आरबीएल बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आरबीएल बैंक ने हाई बनाया था 2019 में, उसके बाद वो कंटिन्यूसली गिर रहा था। अब ये स्टॉक के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, उसने रिसेंटली अक्टूबर महीने में ब्रेकआउट किया। जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देगा ना तो बहुत फास्ट भागना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स के साथ नहीं होता है। अभी अवंती फीड्स में क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, उसने फास्ट मूव दे दिया बिकॉज देयर वाज अ गुड ट्रिगर। उसमें बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जो यूएस के टैरिफ के वाली न्यूज़ थी, जो कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव हो गई। इनफैक्ट अगर आप अपार इंडस्ट्री को देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा भागा है लास्ट 1 महीने में बिकॉज ऑफ अगेन टैरिफ न्यूज़। तो जिसका वो न्यूज़ के रिलेटेड होता है ना वो ज़्यादा भागेंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अ, इसने अक्टूबर महीने में ब्रेकआउट किया आरबीएल बैंक ने, और फिर 1 2 3 महीने ये स्टॉक ने कूल डाउन किया। वापस से ये फरवरी मंथ में इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया विच वाज 331। तो ये भी एक रिवर्सल ब्रेकआउट कैटेगरी वाला स्टॉक है। और इसका भी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दैट विल समवेयर अराउंड 381। तो आप ये चीज़ को समझो। मुझे ज़्यादातर ऐसे स्टॉक पसंद है जो ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा कूल डाउन करते हैं, बिकॉज वो है ना और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करते हैं, ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेट करते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पीएसयू बैंक के सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक बता दिए। अभी मैं आपके ऊपर ये होमवर्क छोड़ता हूँ कि सीपीएसई सेक्टर में से कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी में से कौन से है, पीएसयू में से कौन से है, ये आप ढूंढ के मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारे 1 मार्च के वेबिनार में आना है जहाँ पे हम 2026 के विनर्स कौन हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप ये वीडियो को लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और आपके जो भी व्यूज़ है कमेंट्स में आप लोग ज़रूर करिए। आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है आने वाले वीक के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।